दूर एक राज्य में 3 खूबसूरत बहनें रहती थीं। उनके पिता वहां के राजा थे। वे अक्सर बॉल डांस करवाते रहते क्योंकि उनकी बेटियों को डांस करना पसंद था। हालांकि हर एक राजकुमारी बहुत अच्छा डांस करती थी, लेकिन सबसे छोटी अपनी बड़ी बहनों जितना अच्छा नहीं नाच पाती थी। जब तुम डांस करती हो तो थोड़ा और ज्यादा सुंदर कर सकती हो। छोटी राजकुमारी उतना अच्छा नहीं नाच पाती थी, भले ही वो ये चाहती थी। आसपास के मेहमान भी उसका अजीब डांस देखकर मजाक उड़ा रहे थे। देखो तो ये कैसा डांस कर रही है। हाँ, वो ऐसे क्यों घूम रही है। मैं आपसे कभी नहीं नाचूंगी। मिया बहुत निराश हो गई, इसलिए वो तुरंत बॉलरूम से निकल गई और खुद को जंगल में एक केबिन में बंद कर लिया। वो आसमान में तारों को देखकर सोचने लगी कि वो कैसे अच्छा डांस करे। उसने देखा कि एक युवक उसके घर के पास से गुजर रहा है। वो आदमी बहुत सुंदर और कमाल का डांस कर रहा था। चांदनी रात में मिया ने उसकी तारीफ की और बाहर चली आई। तभी उसके पैरों में एक गिलहरी टकराई, जिसकी वजह से वो जोर से चिल्लाई। ओह! वो क्या था? आदमी ने नाचना बंद कर दिया और उन दोनों की नजरें मिली। आप ठीक तो है ना मैडम? जी, मुझे बस गिलहरी से डर लगता है। उनका स्वभाव ही ऐसा है, आप उनसे डरिए मत। मिया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो पूछने लगी कि उसने इतना अच्छा डांस कैसे किया। आदमी ने अपने पहने हुए जूते दिखाए। मैं जूते बनाता हूँ और मैं ये नाचने वाले जूते बनाने के लिए कीमती सामग्री का उपयोग करता हूँ, और इस तरह मैं हर रात जंगल में नाच सकता हूँ। ओह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे आप जैसे जूते बनाने वाले की जरूरत है। उस युवक ने अपने बैग से 3 जोड़ी जादुई जूते निकाले और उन्हें मिया के सामने रख दिया। अपनी आंखें बंद करो और इनमें से कोई एक जादुई जूता अपने लिए चुनो। पर याद रहे, हर जादुई जूते का एक नियम है, और अगर तुमने उस नियम का पालन नहीं किया तो जूता तुम पर जादू कर सकता है। मिया ने तुरंत कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी ओर जूते बनाने वाले ने मिया को मौका देने के लिए जूतों की अदला बदली की। अब अपने लिए एक जोड़ी जूता चुनो। आप मुझे डांसिंग पॉल की सबसे सुंदर लड़की बना दें। मिया ने चमकीले लाल जूते चुने अपनी उंगली से और आंखें खोली। इन्हें ले जाओ, ये तुम्हारे हुए, लेकिन भूलना मत, ये जूते तुम सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही पहन सकती हो, क्योंकि अगर तुमने इन्हें किसी और रात पहना तो तुम इन जूतों को उतार नहीं पाओगी। यही नियम है। मिया ने उत्साह से जादुई जूते लिए और महल में चली गई। अपनी बहन मिया को देखकर राजकुमारियां बहुत हैरान हुई। वो बहुत उत्साहित और खुश थीं। मिया, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हाँ, कुछ नहीं। सब महल के हॉल में इकट्ठा हो गए, एक और डांस बॉल जश्न के लिए। मिया की राजकुमारी बहनें शांत से नाचने लगीं, हमेशा की तरह अपने सबसे खूबसूरत आउटफिट में। नन्ही राजकुमारी मिया ने जादू के जूते पहने और महल के हॉल में डांस किया। उसने बहुत सुंदर डांस किया। वो गाने की लय के साथ थिरकती रही, इतनी कोमलता से कि राजकुमारी की बहनें और मेहमान सब वाह वाह करने लगे। सुंदर डांस कर रही है। मिया बहुत सुंदर डांस कर रही थी, लेकिन वो जूते बनाने वाले का नियम भूल गई थी, क्योंकि उस रात आकाश में पूर्णिमा नहीं थी और जब मिया डांस कर रही थी वो धीरे धीरे गायब होने लगी। अब सिर्फ उसके नाचने वाले जादू के जूते रह गए।
उस समय हॉल में हर कोई डर के मारे चिल्लाने लगा और भागने लगा। अरे वो कहाँ चली गई? वो नजर क्यों नहीं आ रही? मिया, मिया, मिया को क्या हो गया है? ओह! जब सब चिल्ला रहे थे तो मिया ने अपनी आंखें खोली, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। लिविंग रूम के बड़े शीशे में उसे सिर्फ वही जादुई जूते दिखाई दे रहे थे जो उसने पहने थे, पर वो खुद को नहीं देख पा रही थी। ओह, मैं अदृश्य हो गई हूँ। मैंने जूतों के नियम का पालन नहीं किया। अब ये मेरे पैरों से चिपक गए हैं। मुझे उस जूते बनाने वाले को ढूंढना होगा। मिया की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। दरअसल सभी लोग दहशत में महल से जा रहे थे। लाल जूते हॉल में कभी दाएं तो कभी बाएं चल रहे थे। मिया तुरंत हॉल से बाहर भागी। राजकुमारी बहनों ने उसका पीछा किया। 3 राजकुमारी बहनें चल रही थीं। रात के अंधेरे में जंगल से होते हुए जब वे केबिन के पास पहुंची, उन्होंने उस जूते बनाने वाले को देखा। ये आदमी कितना अच्छा डांस कर रहा है। उसके जूते तो बिल्कुल मिया जैसे हैं। उसका बैग जूतों से भरा हुआ है। मिया की बहनों ने जूते बनाने वाले से मदद मांगी। हालांकि उसने कहा कि उन्हें इंतजार करना पड़ेगा पूर्णिमा की रात तक जादू को तोड़ने के लिए। मिया बहुत परेशान हो गई थी अपने पैरों के बिना रुके थिरकते रहने की वजह से। मेरे पास एक उपाय है, लेकिन अगर हम वैसा करते हैं तो तुम्हारे जूते अपनी जादुई क्षमता खो के साधारण जूते बन जाएंगे। अगर तुम सहमत हो तो अपने पैरों को आपस में 3 बार टकराओ। मिया ने सोचा कि जूते पहनकर अदृश्य होने की बजाय उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। उसने अपने पैरों को एक साथ 3 बार मारा। सामने जूतों वाला नवयुवक और पीछे मिया। वे कुएं की तह में चले गए कुछ और दूर। जूते बनाने वाला कुएं की तह में कूद गया। ये देखकर राजकुमारी बहनें बहुत हैरान थीं। कुछ समय बाद जूते बनाने वाला कुएं से बाहर आया, अपने हाथ में पूरी बाल्टी लेकर। मैं ये मिट्टी तुम्हारे जूतों पे छिड़क के तुम्हारे जूतों का जादू तोड़ दूंगा। जादू सचमुच टूट गया जब जूते बनाने वाले ने जादू के जूतों पर पूर्णिमा की धूल छिड़की और मिया फिर से प्रकट हो गई। उसकी बहनों ने भागकर उसे गले लगा लिया। मिया, तुम्हें जादू या जादू के जूतों की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी को नाचना चाहिए, उन्हें चाहे जैसा भी आता हो। हाँ, तुमने सही कहा। धन्यवाद जूते बनाने वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन से छोटी राजकुमारी मिया अपने तरीके से डांस करने लगी, जैसा कि वो हमेशा से चाहती थी। स्नो वाइट और 7 बौने। एक बार की बात है, एक दयालु रानी थी जो एक बर्फ से सफेद महल में एक मुग्ध वन में रहती थी। एक दिन बर्फबारी को देखते हुए रानी दिवा स्वप्न देख रही थी। बाहर बच्चे चिल्लाते हुए खेल रहे थे। उसने उन्हें देखने के लिए खिड़की खोली और हवा रानी का पसंदीदा रुमाल उड़ाकर ले गई और रुमाल ठीक उस स्नोमैन पर गिरा जो बच्चे बना रहे थे। उन्होंने दयालु रानी की ओर हाथ दिखाकर आभार व्यक्त किया। काश मेरी बेटी होती, बर्फ जैसी सफेद त्वचा, लाल होंठ और एक दयालु दिल। कई महीने बीत गए और दयालु रानी का सपना सच हो गया। जब 9 महीने बाद उसके लंबे समय से प्रतीक्षित इच्छा पूरी हुई और राजा और रानी के घर एक बच्ची पैदा हुई जो दुनिया में सबसे सुंदर थी। उन्होंने उसका नाम स्नो वाइट रखा, लेकिन उसकी खुशी लंबे समय तक नहीं रही। जबकि स्नो वाइट अभी भी एक छोटी लड़की थी, रानी का निधन हो गया और आकाश में तारा बन गई। कुछ साल बाद स्नो वाइट के पिता ने हेला नाम की महिला से शादी की। राजा नई रानी की सुंदरता पर मोहित था।
और इसलिए उसने कभी महसूस नहीं किया कि वो घमंडी और अहंकारी थी। दर्पण दर्पण एक बात बताओ, सबसे सुंदर कौन बताओ? आप ही मेरी रानी, आप वास्तव में देश की सबसे सुंदर स्त्री हैं। मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं हो सकता। स्नो वाइट अब एक खूबसूरत युवा महिला हो गई थी। उसके पिता राजा अपने सैनिकों के साथ एक लंबी यात्रा पर गए। जाने से पहले अपनी बेटी को उन्होंने गले लगाया। उदास मत होना स्नो वाइट, मैं वापस आऊंगा। एक दिन दुष्ट रानी हेला ने उसके नौकर डंकव का निर्माण किया। मेरे जादुई दर्पण डंकव का अनावरण करे। चेम्बरलेन डंकव अनाड़ी था। उसने अपने शरीर से कवर हटा दिया। मूर्ख, चले जाओ यहाँ से। रानी ने खुद को आईने में देखा और फिर कहा, दर्पण दर्पण मुझे बता, सबसे सुंदर कौन है, क्या है पता? जादुई दर्पण ने उसे उत्तर दिया, इस भूमि पर मेरी रानी अब आप सबसे सुंदर नहीं है, स्नो वाइट सबसे सुंदर है। हेला बहुत क्रोधित हुई। ये हो नहीं सकता, मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं। पूरा महल उसके गुस्से से थरथराता हुआ लग रहा था और उसका दुष्ट दिल स्नो वाइट की सुंदरता को नष्ट करना चाहता था। उसने एक योजना बनाई और शिकारी को स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर मारने का आदेश दिया। और मुझे उसका दिल ला कर दो। स्नो वाइट ने शाही शिकारी पर भरोसा किया और उसके साथ जंगल में चली गई। रास्ते में उसने जमीन पर एक घायल पक्षी देखा। स्नो वाइट ने उसके पंख ठीक करने में मदद करने के लिए पक्षी को उठाया। उसके पीछे से शिकारी उस पर झपटा और स्नो वाइट को मारने के लिए उसने अपना धनुष निकाला। उसने उस पर निशाना लगाया, लेकिन वो देख सकता था कि स्नो वाइट का दिल मोम की तरह था। उसने घायल पक्षी को पकड़ रखा था और उसने फैसला किया कि स्नो वाइट को मारना गलत है। स्नो वाइट, उसने मुझे तुम्हें मारने का आदेश दिया। मैं तुम जैसे अच्छे और दयालु व्यक्ति को कैसे मार सकता हूँ? कौन मेरी जान लेना चाहता है? रानी हेला, आपको भागना होगा और छुपना होगा। शिकारी ने झूठ बोलकर हेला को गुमराह करने का सोचा और स्नो वाइट के बदले एक जंगली सुअर को मार दिया ताकि वो हेला को सुअर का दिल दे सके और हेला को लगे कि स्नो वाइट मर चुकी है। राजकुमारी घबरा गई, अंधेरे जंगल में भाग गई। वो रात भर तेज शाखाओं और चमगादड़ से जूझती रही जब तक उसे आगे का रास्ता नहीं मिला। वो पेड़ से टकरा गई और ठंड अंधेरे से घिरे फॉरेस्ट में सो गई। जब शिकारी महल पहुंचा तो वो सीधा हेला के पास पहुंचा। मैंने आपकी आज्ञा पूरी कर दी है। रानी हेला ने बॉक्स लिया और दिल की जांच की। उसने मान लिया कि स्नो वाइट मर चुकी है और उसकी दुष्ट हंसी से महल गूंज उठा। आखिरकार जब सुबह हुई तो स्नो वाइट के भरे जंगल में आंख खुली। उसके सामने एक प्यारा सा घर था। एक छोटे बगीचे और बाड़ के दीवार के साथ छोटी सी खिड़कियां, एक गोल हरा दरवाजा, एक डोर बेल के साथ। उसने घंटी बजाई लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया और जब वो दरवाजा खटखटाने पहुंची तो वो खुल गया। अंदर सब कुछ इतना छोटा था कि ऐसा लगा जैसे वो खिलौने के घर में हो। छोटे बर्तन, छोटे चम्मच, ग्लास,
जब उसे सूप का एक छोटा कटोरा मिला तो भूख लगने के कारण उसने सूप पी लिया और फिर एक छोटे से बिस्तर पर सो गई। कुछ दूरी पर घर के मालिक खदानों में अपना काम करके वापस आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वे चुपचाप चले गए और फुसफुसाए। किसी ने मेरी रोटी खाई है, किसी ने मेरी प्लेट का इस्तेमाल किया है, कोई मेरे बिस्तर पर सो रहा है। कितनी सुंदर लड़की है। ओए पकड़ो, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो, पकड़ा, ओ नहीं, पकड़ो, अब वो जाग रही है और ब्लैंकेट में छुप रही है। छोटी लड़की, हमसे डरने की जरूरत नहीं, हम 7 बौने हैं। मैं हूं एस और ये है जॉली, एंग्री, क्यूरियस, सिली, शाय और लेजी। ओह, मैं स्नो वाइट हूँ। मुझे खेद है कि मैं आपके घर घुस गई। स्नो वाइट ने उन्हें अपने साथ हुई हर बात बताई और बौ ने उसकी कहानी सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि वो उनके साथ उनके छोटे से घर में रह सकती है, लेकिन केवल एक ही शर्त पर। हमें गाना बहुत पसंद है, क्या आपकी आवाज सुंदर है राजकुमारी? स्नो वाइट है मेरा नाम, आज महल से मैं बहुत दूर हूँ। मैं आकाश को देखती रहती हूँ, अपनी माँ से बात करती हूँ जो सितारों में है। मुझे जंगल में खुशी मिली है, मेरे छोटे दोस्त मेरी रक्षा करते हैं। उनके छोटे दिल अब उम्मीद से भरे हैं, अच्छे छोटे दिल फिर से जीतेंगे। दूर एक और जमीन में एक युवा सुंदर राजकुमार था। उसका नाम एंटवान था। उसे रात में बाहर बैठकर सितारों को देखना बहुत पसंद था, जो उसे उसके लोगों की याद दिलाते थे। एक रात उसने तारों भरे आकाश में स्नो वाइट का चेहरा देखा और उसे लगा कि उसे खोजना चाहिए। एक परी ने उसे बताया कि वो खतरे में है और उसने उसे एक जादुई दिल के आकार का हार दिया। तो राजकुमार एंटवान अपने भरोसेमंद घोड़े पर बैठकर उस सुंदर चेहरे को ढूंढने निकला। यहाँ महल में दुष्ट हेला फिर से जादुई दर्पण के सामने खड़ी थी। डंको, जादू दर्पण से पर्दा हटाओ, मुझे अपनी सुंदरता देखने दो। डंकव ने प्रवेश किया, लेकिन कवर दर्पण पर अटक गया था और उसने लगभग उसे खींच लिया। डंकव एक अनाड़ी सेवक था। हमेशा सबसे महत्वपूर्ण समय पर वो अजीब और अनाड़ी बर्ताव किया करता था। हेला लगातार उससे नाराज थी। जब डंकव निकल गया तो हेला ने फिर से दर्पण से पूछा कि वो कितनी सुंदर है।
दर्पण दर्पण मुझे बता, सबसे सुंदर कौन है, तुझे पता? क्षमा करे मेरी रानी, लेकिन स्नो वाइट जो 7 बौनों के साथ रहती है वो इस देश में सबसे सुंदर है। नहीं नहीं, मुझे लगा कि स्नो वाइट मर चुकी है। हेला पूरी रात जागती रही। स्नो वाइट को एक बार हमेशा के लिए मारने के लिए उसने दुष्ट योजना बनाने का फैसला किया। सबसे अच्छा तरीका खुद का रूप बदलना होगा, इसलिए वो एक प्यारे से खरगोश में बदल गई। सुबह बौने काम पर चले गए। एक एक करके उन्होंने गाल पर स्नो वाइट को चूमा और खदान के लिए चल पड़े, एक चेतावनी अब देकर। राजकुमारी, अजनबियों के लिए दरवाजा मत खोलना, ये सुरक्षित नहीं है। जंगल शांत लग रहा था और स्नो वाइट ने बगीचे में फूलों को पानी देना शुरू किया। राजकुमारी ने बगीचे में बैठे एक छोटे खरगोश को देखा जिसे चोट लगी थी। उसने जाकर उसे उठाया और घर के अंदर ले आई। उसने खरगोश की चोट पर पट्टी बांधी और उसे बौने के बिस्तर पर धूप में आराम करने सुला दिया। बनी सोया हुआ लग रहा था, पर जैसे ही स्नो वाइट कमरे से बाहर गई, खरगोश ने अपनी आंखें खोली और कमरे में देखा। और फिर वो उछला 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 और हेला में बदल गया। यही योजना उसने बनाई थी। उसने तकिए में बैंगनी जहर डाला, ये सोचकर कि राजकुमारी वहां सो जाएगी और जहर से मर जाएगी। स्नो वाइट बगीचे में काम करके इतना थक गई थी कि वो आराम करने के लिए अंदर आई। वो उस जहरीले तकिए पर अपना सिर रखने ही वाली थी स्नो वाइट, जब उसने सुना कि बौने घर आ गए हैं। राजकुमारी उनसे दरवाजे पर मिली और रात के खाने के बाद उन्होंने रात भर नृत्य किया। फायरप्लेस के सामने स्नो वाइट सो गई और उसने जो भी किया अच्छा किया, क्योंकि इसके कारण वो जहरीले तकिए पर सोने से बच गई। जब हेला अपने महल में लौट आई, तब डंकाओ उसके दरवाजे की रखवाली कर रहा था। ये सोचकर कि उसकी योजना सफल हो गई है, वो जादुई दर्पण के सामने चली गई। दर्पण दर्पण मुझे बता, सबसे सुंदर कौन है, पता? मेरी रानी, स्नो वाइट जो 7 बौनों के साथ रहती है वो आपसे अधिक सुंदर है। नहीं 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 नहीं, मुझे इस दुनिया में सबसे सुंदर होना है। मैं स्नो वाइट को मारने की योजना बनाऊंगी। कुछ दिन बाद जब बौने खदान में काम कर रहे थे, स्नो वाइट बौने के फटे हुए कपड़ों की सिलाई कर रही थी और फिर उसने दरवाजे पर एक दस्तक सुनी। दरवाजा 3 बार खटखटाया। स्नो वाइट ने दरवाजे के माध्यम से देखा कि कौन है, और ये एक बूढ़ी बदसूरत महिला थी जिसके पास सेब की एक आप कौन है? मैं एक विक्रेता हूँ। मेरे पास बहुत स्वादिष्ट सेब है, क्या आप खाकर देखना चाहोगी? स्नो वाइट को पहले दरवाजा खोलने से डर लग रहा था, लेकिन उसे लाल सेब बहुत पसंद थे। ये लो, इसका आनंद लो मेरी सुंदर बच्ची, मेरी तरफ से। स्नो वाइट ने बूढ़ी महिला द्वारा दिया गया सेब लिया और एक निवाला खाया। सेब में जहर था। मदद के लिए चिल्लाने से पहले ही वो जमीन पर गिर गई। सड़क के ठीक नीचे राजकुमार एंटवान ने अपने घोड़े को एक पेड़ की छांव में विश्राम के लिए बांध दिया। उसने आकाश में जो सुंदर चेहरा देखा था, उसे खोजने के लिए वो दूर तक यात्रा कर रहा था। सड़क से कुछ दूर उसने एक बूढ़े व्यक्ति को अकेले चलते देखा। वो उससे बात करने जा रहा था, तभी अचानक वो दुष्ट रानी हेला में बदल गई। राजकुमार और उसका घोड़ा स्तब्ध रह गया।
और उसने पता पूछने का इरादा बदल दिया। देर रात जब बौने घर आए तो उन्होंने देखा कि स्नो वाइट अभी भी फर्श पर बेजान पड़ी है। वे बहुत दुखी हुए और उनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उन्होंने एक सुंदर कांच का ताबूत तैयार किया और उसे देश की सबसे लंबी नदी तक पहुंचाया ताकि राज्य के सभी लोग उसकी सुंदरता के बारे में जान सके। नीचे की तरफ राजकुमार नदी के किनारे अपने घोड़े पर यात्रा कर रहा था और उसने नाव में कांच के ताबूत को देखा। उसने लड़की के चेहरे को पहचान लिया। राजकुमार बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने ताबूत के कवर को खोला। उसने अपनी जेब से स्टार डस्ट हार लिया और इसे राजकुमारी पर रख दिया। अलविदा राजकुमारी, हमेशा सितारों की तरह चमकती रहना। लेकिन राजकुमार ने हलचल देखी। स्टार डस्ट हार जादुई था और उसे आकाश में देखे गए चेहरे की खोज के लिए पुरस्कृत किया गया था। स्नो वाइट पुनर्जीवित हुई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने उसे जीवन दान देने वाला एक सुंदर राजकुमार खड़ा था, जिसे देखकर वो आश्चर्यचकित रह गई। जब वे किनारे पर आए तो स्नो वाइट के महल पहुंचे तो उसने और राजकुमार एंटवान ने राजा को सब कुछ बताया। जब राजा को पता चला कि रानी हेला ने स्नो वाइट के साथ क्या किया है, उसने उसे राज्य से निकाल दिया। राजा ने जादू के दर्पण और हेला की सभी वस्तुओं को महल के तहखाने में बंद कर दिया। कई महीनों बाद स्नो वाइट और प्रिंस को प्यार हो गया, इसलिए ये एक अरेंज मैरिज नहीं थी और फिर महल में एक शानदार शादी संपन्न हुई। उन्होंने बौनों को भी आमंत्रित किया और जश्न मनाया और खुशी से जिंदगी बिताने लगे। एक बार एक दूर देश में एक चुड़ैल रहा करती थी। उसकी उदासी की वजह थी कि उसे बच्चा नहीं हो सकता था। हालांकि अगर उसे बच्चा होता तो वो उसे अपने गहरे रहस्यों और शक्तियों को दे सकती थी। इसलिए उसने तय किया कि वो पहली लड़की को सबसे दूर ले जाकर बिल्कुल अपनी बेटी जैसा बड़ा करेगी। बुराई का जादू पूरी दुनिया पर कब्जा करेगा। जहाँ चुड़ैल रहती थी वहीं से कुछ ही दूरी पर एक किसान पति पत्नी रहते थे। एक दिन आदमी को बड़ी अच्छी खबर मिली जो उसकी पत्नी ने उसे दी थी। हमें बच्चा होने वाला है। दुर्भाग्यवश उनकी खुशी लंबे समय तक नहीं टिकी। महिला बहुत बीमार हो गई। जैसे जैसे समय गुजरता गया उसका वजन कम होता गया। अगर वो जल्दी ठीक नहीं होती तो बच्चे को खो देती। उसके पति ने हर दवा और फायदेमंद जड़ी बूटी की कोशिश की पर वो ठीक नहीं हुई। उसके आखिरी डॉक्टर ने उसे कहा कि एक ही तरीका है जिससे उसकी पत्नी ठीक हो सकती है। एक बुरी चुड़ैल है, सिर्फ उसी के पास इसे ठीक करने वाली जड़ी बूटी है। अब सिर्फ यही एक रास्ता है। आदमी ने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा की और चुड़ैल के महल में चला गया और दरवाजे पर दस्तक दी। इतनी निडरता से मेरा दरवाजा खटखटा रहे हो, जरूर कोई महत्वपूर्ण बात होगी। मेरी पत्नी बीमार है, उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। मैंने सुना है कि केवल आप ही के पास उसके उपचार की जड़ी बूटी है। अच्छा, पर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मैं विनती करता हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। मेरी पत्नी पेट से है। अगर मैंने उपचार नहीं किए तो मैं दोनों को खो दूंगा। उसकी स्थिति के बारे में सुनकर चुड़ैल ने अपना मन बदल दिया
और उसकी मदद करने का फैसला किया। यदि तुम ऐसा कहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चुड़ैल ने उसे उपचार की जड़ी बूटी दी। इस जड़ी बूटी के पत्तों का एक एक टुकड़ा रोज तुम्हारी पत्नी को खिलाना, तुम्हें वो ठीक होती नजर आएगी। आदमी बहुत खुश हो गया, भागते भागते घर पहुंचा। उसकी पत्नी ने रोज पत्तों का एक टुकड़ा खाया। उसकी तबीयत में सुधार आने लगा और उसका खोया वजन भी बढ़ता गया। पर कुछ दिनों बाद चुड़ैल ने दी हुई औषधि खत्म हुई। पत्नी की तबीयत फिर से बिगड़ गई। इस बार बहुत ही कम समय में उसकी हालत ज्यादा गंभीर हो गई। कोई उपाय न होने के कारण आदमी ने फिर से चुड़ैल के महल का दरवाजा खटखटाया। चुड़ैल को पता था कि वो वापस जरूर आएगा। ये वही बीज है जिससे तुम्हारी पत्नी ठीक हो सकती है। तुम इनको तुम्हारे बगीचे में लगा देना और फिर तुम्हारी पत्नी और बच्चे को बचा पाओगे। पर मेरी एक शर्त है, अगर तुम्हें बच्ची होती है तो तुम उसे मुझे दोगे। मैं ऐसी शर्त कभी नहीं मान सकता। तो जाओ यहाँ से। चुड़ैल ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद किया। दुखी होकर आदमी घर वापस आ गया। वो अपनी पत्नी को कुछ भी बता नहीं सकता था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, पत्नी की हालत बिगड़ती गई। अब बच्चे को भी खतरा बढ़ गया था। आदमी की रातों की नींदें उड़ गई थी। अगर वो चुड़ैल की शर्त नहीं मानता तो वो पत्नी और बच्चा दोनों को खो देता। पर अगर वो शर्त मान लेता है और अगर उसे बेटा पैदा होता है तो उसकी पत्नी और बच्चा दोनों बच जाते। इसीलिए उसने अपना मन बना लिया और चुड़ैल के महल में गया। उसने चुड़ैल की शर्त मान ली और बीज लेकर घर गया। चुड़ैल ने दिए हुए बीज उसने अपने बागीचे में बो दिए। बीज बहुत ही कम समय में उग गए। आदमी ने अपनी पत्नी को बागीचे में उसने उगाए हुए पत्ते खिलाए। जैसे दिन बीतते गए, उसकी पत्नी ठीक हो गई और उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। पर आदमी को अब डर सता रहा था। ये एक सुंदर बच्ची है। उसी दिन राजमहल में एक उत्सव मनाया जा रहा था। रानी ने एक बेटे को जन्म दिया था। राजा बहुत खुश था क्योंकि अब उसके बाद उसका राजकुमार था जो भविष्य में राजा बनता। राज्य की जनता बड़े दिल वाले राजा और रानी से बहुत प्यार करते थे। किसी को पता नहीं था कि भविष्य में एक दिन इन दोनों बच्चों के जीवन मिलेंगे। पति पत्नी की खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। उसी दिन चुड़ैल आई और बच्ची की मांग की। पति पत्नी ने भारी मन से बच्ची चुड़ैल को सौंप दी। मेरी बच्ची वो अब मेरी बच्ची है, पर फिक्र मत करो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैं उसे रपुंज़ल नाम देती हूँ। चुड़ैल बच्ची को लेकर जंगल में चली गई, जहाँ उसका बहुत बड़ा टावर था। चुड़ैल सीढ़ियों से टावर के बहुत ऊपर चली गई। वो आखिरी मंजिल के एक कमरे में पहुँचे। चुड़ैल ने बच्ची को उसके पालने में रखा। रपुंज़ल, मेरा सुंदर बच्चा। चुड़ैल को ही अपनी माँ मानकर रपुंज़ल ने उस टावर में अपना जीवन जीना शुरू किया। दिन के समय रपुंज़ल टावर से नीचे उतरकर महल के सामने खेला करती और रात को दोबारा टावर के आखिरी मंजिल पर अपने छोटे से कमरे में लौट आती। चुड़ैल ने रपुंज़ल के सुनहरे बाल कभी नहीं काटे। वो रोज उसके बालों में अच्छे से कंघी करती। छोटी बच्ची को ये बहुत पसंद था। दिन गुजरते गए। रपुंज़ल अब बड़ी हो गई थी और अब वो किशोरी बन गई थी। एक दिन चुड़ैल टावर के पास गई और रपुंज़ल को बाहर बुलाया। रपुंज़ल, मेरी बच्ची, अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको। रपुंज़ल ने उसके सुनहरे बाल नीचे फेंके। उसके बाल अब नीचे तक पहुंचने लगे थे। बहुत अच्छे,
चुड़ैल टॉवर की सीढ़ियों तक पहुंच गई। फिर आखिरी सीढ़ी पर खड़े होकर उसने कुछ जादुई शब्द बोले और सीढ़ियां गिरने लगी। दुनिया के कोई भी शब्द इन सीढ़ियों को फिर से नहीं ला सकते। आश्चर्य के साथ जो भी हो रहा है उसे देखकर रपंज़ेल जान गई थी कि वो टावर से नीचे कभी नहीं उतर सकती। चुड़ैल रोज टावर से नीचे उतरने के लिए रपंज़ेल के बालों का इस्तेमाल करती और शाम को भी वो टावर के नीचे आकर रपंज़ेल को पुकारती। रपंज़ेल, तुम्हारे बाल नीचे आने दो, तुम्हारी माँ आई है। उसकी आवाज सुनकर रपंज़ेल अपने बाल नीचे छोड़ती और उसी के सहारे चुड़ैल ऊपर आ जाती। माँ, तुम मुझे टावर के बाहर क्यों नहीं जाने देती? तुमने मुझे यहाँ क्यों रखा है? मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हें दुनिया की बुराई से बचाना चाहती हूँ। रपंज़ेल सारा दिन गाने में और जो पंछी उसके खिड़की पर आते उनसे बात करने में बिताती थी। दूसरी तरफ जो बच्चा उसी दिन राजमहल में पैदा हुआ था वो भी अब जवान हो गया था। राजा अब बूढ़ा हो गया था और वो चाहता था कि उसका जवान बेटा उसकी गद्दी संभाले, राजकुमारी से शादी करे और उसे पोता दे। अन्य राज्यों की कई राजकुमारियां महल में आकर जाती, पर राजकुमार को कोई भी उसकी पत्नी के रूप में नहीं भाई। आखिर राजकुमार एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा अपने असली प्यार की खोज में। जब वो जंगल के पास पहुंचा जहां टावर छुपा था, उसने अपने आदमियों से पूछा, मैं इस जंगल में कभी नहीं गया, चलो इस जंगल से गुजरते हैं, शायद हमें कोई अच्छा रास्ता मिल जाए। राजकुमार, ये जादुई जंगल है, सुना है कि जो भी इसके अंदर जाता है वो लौट कर नहीं आता। ऐसा तुम कह रहे हो, क्या पता कोई अफवाह हो, खुद जाकर देखते हैं। राजकुमार और उसके आदमी ने जंगल में प्रवेश किया। राजकुमार को खुद पर भरोसा था, पर उसके आदमी को नहीं। कुछ देर बाद उनको टावर दिखाई दिया जहां रपंज़ेल रहती थी। फिर उन्होंने रपंज़ेल का गाना सुना। कितनी मीठी आवाज है। टावर के नजदीक पहुंचकर राजकुमार ने उसका गाना सुना और कुछ देर तक उसकी सुंदरता निहारता रहा। उसी समय चुड़ैल वहां आई और उसने रपंज़ेल को पुकारा। रपंज़ेल, तुम्हारे सुनहरे बाल नीचे आने दो। चुड़ैल की आवाज सुनकर रपंज़ेल ने उसके सुनहरे बाल नीचे छोड़े और चुड़ैल बालों के सहारे ऊपर चढ़ गई। अच्छा, तो इसका नाम रपंज़ेल है। राजकुमार ने कुछ समय टावर के आसपास घूमने का फैसला किया और रपंज़ेल को देखता रहा। चुड़ैल रपंज़ेल के बालों के सहारे हर सुबह नीचे आती और रात को ऊपर चढ़ती। रपंज़ेल, तुम्हारे सुनहरे बाल नीचे आने दो। आखिर एक दिन राजकुमार ने अपना सारा साहस जुटाकर, जब चुड़ैल वहां नहीं थी, टावर के पास गया और पुकारा। रपंज़ेल, रपंज़ेल। रपंज़ेल पहली बार उसकी माँ के अलावा किसी और की आवाज सुन रही थी। पहले वो संकोच कर रही थी, लेकिन बाद में वो बहुत उत्सुक थी देखने के लिए कि कौन हो सकता है, इसलिए उसने खिड़की के नीचे देखा। उसने देखा एक नौजवान नीचे से उसको देख रहा था। तुम कौन हो
और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं इस साम्राज्य का राजकुमार हूँ। मैंने तुम्हारी अद्भुत आवाज सुनी है और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझे अनजाने लोगों से बात करने की अनुमति नहीं, कृपया चले जाओ। तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं, मैं वादा करता हूँ। कृपया नीचे आओ ताकि हम बात कर सकें। मैं नहीं आ सकती, यहाँ सीढ़ियाँ नहीं हैं। उसी समय रपंसेल ने माँ को आते देखा। जल्दी से यहाँ से चले जाओ, माँ ने तुम्हें नहीं देखना चाहिए। राजकुमार तुरंत पेड़ के पीछे छिप गया। टावर के पास पहुंचकर चुड़ैल ने पुकारा और रपेंसेल के बालों के सहारे ऊपर चढ़ गई। राजकुमार रोज आने लगा। अब वो दोस्त बन चुके थे और वो भी जान चुकी थी कि उसे राजकुमार से कोई खतरा नहीं, इसलिए उसने अपने बाल नीचे छोड़े। राजकुमार ने उसके सुनहरे बालों को पकड़ा और ऊपर चढ़ गया। रपेंसेल बहुत उत्सुक थी। उसने पहले कभी कोई आदमी नहीं देखा था और आज राजकुमार उसके सामने खड़ा था। तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस टावर में बंद करके क्यों रखा है? माँ मुझे कहती है कि ये दुनिया बुराई से भरी है। वो मेरी रक्षा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये हास्यास्पद है। क्यों एक माँ अपनी बेटी को ऐसी जगह पर बंदी बना कर रखेगी? हाँ, ये सच है कि दुनिया में बुराई है, पर फिर भी सुंदरता भी तो है ना। रपेंसेल ये देखने के लिए उत्सुक थी कि क्या राजकुमार जो कह रहा है वो सच है, और वो भी बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। आखिरकार उन्होंने अपना मन बना लिया और साथ में भागने का फैसला किया। उस रात जब चुड़ैल टावर पर पहुंची, उसने रपेंसेल के बाल नीचे छोड़े हुए देखे। रपेंसेल ने मुझे आते हुए देख लिया, इसलिए बाल नीचे छोड़ दी। टावर चढ़ने के बाद उसने क्या देखा? रपेंसेल के बाल काट कर खिड़की से बंधे हुए थे और रपेंसेल कहीं नहीं थी। उसे पल में एहसास हुआ कि रपेंसेल भाग गई। रपेंसेल ने अपने बाल काटे और खिड़की से बांध दिए थे और उसी के सहारे वो और राजकुमार टावर से नीचे उतरे थे। रपेंसेल, रपेंसेल, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? इसी बीच रपेंसेल और राजकुमार उस जादुई जंगल से बाहर आए। जंगल जादुई होने की कहानी चुड़ैल की बनाई हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई वहां आकर रपेंसेल को देखे। रपेंसेल और राजकुमार आखिरकार महल पहुंचे। रपेंसेल के साथ राजकुमार राजा और रानी के सामने गया और देखा कि राजा एकदम स्वस्थ उसके सामने खड़े थे। पिताजी, आप एकदम स्वस्थ दिख रहे हैं। ये कैसे हुआ? एक औषधि बूटी ने तुम्हारे पिताजी को स्वस्थ किया मेरे पुत्र। क्या कहते हैं उसे? हाँ, रपेंसेल। रपेंसेल? राजकुमार ने उन्हें सब कुछ बताया जो भी उसके साथ हुआ। राजा ने बताया कि एक बूढ़े युगल ने उन्हें वो औषधि दी और उन्हें बुरी चुड़ैल की कहानी भी बताई कि कैसे वो उनकी बेटी को पैदा होते ही ले गई। राजकुमार और रपेंसेल उस बूढ़े युगल के घर पहुँचे। जैसे ही उस औरत ने सुनहरे बालों वाली लड़की देखी, उसने पहचान लिया कि वो उसी की बेटी रपेंसेल है, जो चुड़ैल उससे लेकर गई थी। मेरी बच्ची, आखिर तुम मुझे मिल ही गई। शुरुआत से पूरी कहानी सुनकर रपेंसेल ने अपने माता पिता को अपना लिया। राजकुमार और रपेंसेल का विवाह हुआ और वे खुशी खुशी रहने लगे। तो टावर में फंसे चुड़ैल के साथ क्या हुआ? राजा ने चुड़ैल को पकड़ा और उसी टावर में कैद किया और टावर के नीचे सैनिक तैनात किए ताकि चुड़ैल वहां से ना भाग पाए। चुड़ैल के साथ ही उसके गहरे जादुई रहस्य भी गायब हो गए।
साल पहले इस धरती पर बहुत दूर सिंड्रेला नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। सिंड्रेला की माँ को गुजरे बहुत साल हो गए थे। उसके पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। जब सिंड्रेला के पिता ने दूसरी शादी की तब उसके जीवन में बहुत बदलाव आया। उसके पिता की नई पत्नी और उनकी 2 बेटियां सौतेले पिता के घर रहने आए। पहली बार जब वे मिले तब से सौतेली माँ को सिंड्रेला एक आंख ना भाती थी। वो और उनकी बेटियां सिंड्रेला के सौंदर्य और दयालु दिल से बहुत ईर्ष्या करते थे। सिंड्रेला की बहन सिंड्रेला जितनी खूबसूरत नहीं थी। इतना ही नहीं, वो दोनों कठोर और बिगड़ी हुई भी थी। एक दिन किसी काम के कारण सिंड्रेला के पिता को लंबी यात्रा पर जाना पड़ा और यही वो समय था जब सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनों ने उसके जीवन को नर्क बना दिया। जब सिंड्रेला अपने बगीचे में अपने प्यारे पंछियों के साथ बातें कर रही थी तब उसकी सौतेली माँ उसके पास आई। आज के बाद तुम इस अटारी में रहोगी, घर के सारे काम करोगी और मुझे तुम्हारा इन कपड़ों में घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं। सिंड्रेला को पता नहीं था इस पर क्या बोले। असहाय रूप से जैसा उसे कहा गया उसने किया। उसने अपनी चीजें उठाई और अटारी में चली गई। उस दिन के बाद से सिंड्रेला घर के सारे काम खुद ही कर लिया करती थी। वो बहुत थक जाती, लेकिन ना उसकी सौतेली माँ या उसकी सौतेली बहनों को उसकी दया आई। फर्श को दोबारा ठीक से साफ करो, क्या तुम्हें धूल नहीं दिखाई देती? तुमने अभी तक कपड़े नहीं धोए, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं। सिंड्रेला के पास चूहे और खिड़की पर आकर बैठने वाले पंछियों के अलावा कोई दोस्त नहीं था। सर्दी से बचने के लिए रात के समय सिंड्रेला नीचे चिमनी के पास जाकर सेक लेते लेते वहीं पर सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन शहर में राज्य द्वारा एक घोषणा की गई। राजकुमार द्वारा महल में एक पार्टी का आयोजन किया गया है। शादी के लिए पात्र सभी लड़कियों को इस पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। जैसे ही सौतेली बहनों ने ये बात सुनी, वो भागते हुए घर गई और अपनी माँ को बताया। पार्टी में आप दोनों ही सबसे सुंदर होगी। राजकुमार ने आप दोनों में से एक को ही चुनना चाहिए। इस तरह हम सभी महल में रह पाएंगे, है ना माँ? हमें तुम दोनों के लिए गाउन और जूते खरीदने होंगे। चलो खरीदारी करने जाते हैं। सौतेली माँ और बहनें बाहर चली गई। वहां खड़ी होकर ये बातें सुनने वाली सिंड्रेला उदास हो गई। कई दिन तैयारियां चल रही थी। सौतेली बहनों के गाउन सिलकर आ गए थे। हर दिन वो दोनों दर्पण के सामने खड़ी रहती और खुद को बताती, हम ही पार्टी में सबसे सुंदर लड़कियां होंगी। आखिर वो दिन आ ही गया। सौतेली बहनें आज जल्दी उठ गई थी। उन्होंने सिंड्रेला को बुलाया। सिंड्रेला, सिंड्रेला, जल्दी यहाँ आओ। कहाँ हो तुम? जल्दी से हमारे स्नान की तैयारी करो। पूरे दिन सिंड्रेला ने बहनों को तैयार होने में मदद की। जरा धीरे धीरे ब्रश करो, सारे बाल निकाल दोगी क्या? शाम तक दोनों पार्टी के लिए तैयार हो गई। तुम दोनों सुंदर दिख रही हो, बहुत सुंदर। सिंड्रेला ने सारी हिम्मत जुटाई और सौतेली माँ से पूछा, क्या मैं भी पार्टी में आ सकती हूँ? कौन, तुम? हाँ, उन्होंने सारी युवा लड़कियों को बुलाया है। क्या पार्टी के लिए ये तुम्हारी पोशाक है? राजकुमार को अपने लिए पत्नी चाहिए, नौकरानी नहीं।
चलो लड़कियों, पार्टी के लिए देर हो रही है और तुम याद रखना, सोने से पहले सारे काम हो जाने चाहिए। सौतेली माँ और बहनें पार्टी के लिए निकल गई और घर पर अकेली सिंड्रेला रोने लगी। मैं पार्टी में क्यों नहीं जा सकती? अगर आज मेरे माता पिता यहाँ होते तो ये सब नहीं होता। उसी समय एक उज्जवल प्रकाश दिखाई दिया। पहले सिंड्रेला समझ नहीं पाई कि वो क्या था। वो प्रकाश को एकटक देखी जा रही थी और अचानक प्रकाश के बीचों बीच एक खूबसूरत परी दिखाई दी। मेरी प्यारी सिंड्रेला, रो मत, तुम भी महल में पार्टी में जाओगी। सिंड्रेला को उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने हड़बड़ाकर पूछा, क्या मैं जा सकती हूँ? मेरी हालत तो देखो। चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए। मुझे एक कद्दू और 7 चूहे ला कर दो। सिंड्रेला को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें ये चीजें क्यों चाहिए, पर उसने वही किया जो उसे कहा गया। पहले वो रसोई घर में गई और बड़ा सा कद्दू ले आई। फिर वो अटारी में गई और अपने चूहे दोस्तों को लेकर फिर से नीचे आई। परी ने अपनी जादुई छड़ी से कद्दू को एक सुंदर बग्गी में बदल दिया। फिर वो चूहों की तरफ मुड़ी। उनमें से एक ड्राइवर बन गया और बाकी 6 सुंदर सफेद घोड़ों में बदल गए। आश्चर्यचकित सिंड्रेला बग्गी और घोड़ों को देख रही थी। तभी परी उसकी तरफ मुड़ी। जब उसने अपनी जादुई छड़ी से सिंड्रेला को छुआ, उसकी पुरानी ड्रेस एक खूबसूरत पार्टी गाउन में बदल गई। और उसके पैरों की चप्पल सुंदर कांच के जूते में बदल गए। मैं राजकुमारी की तरह दिख रही हूँ। अब पार्टी में जाने का समय हो गया है, पर भूलना मत, जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं तुम घर चले आना, क्योंकि उसके बाद तुम पहले जैसी हो जाओगी। सिंड्रेला ने परी को बहुत ध्यान से सुना। फिर वो बग्गी में बैठी और महल की ओर चल पड़ी। उसकी खूबसूरत बग्गी महल के सामने जाकर रुक गई। जब सिंड्रेला ने भव्य दरवाजों से महल में प्रवेश किया, सबकी आंखें उसे ही देख रही थी। वो बहुत सुंदर और खानदानी लग रही थी। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें भी इस सुंदर महिला को देखती रह गई थी। वे उसे पहचान भी नहीं पाई थी। अचानक सीढ़ियों पर राजकुमार दिखाई दिया। सिंड्रेला सच में पार्टी में उपस्थित सभी लड़कियों में सुंदर लग रही थी। राजकुमार को पहले ही नजर में इस खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया। सभी उसे उत्सुकता से देख रहे थे। वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता गया। सौतेली बहनें बहुत खुश हो गई कि राजकुमार उन्हीं की तरफ आ रहा है। आओ, वो मेरे पास आ रहा है। नहीं, वो मेरे पास आ रहा है। पर राजकुमार आगे बढ़ा और सिंड्रेला के सामने जाकर रुक गया। हे सुंदर युवती, क्या तुम मेरे साथ नृत्य करना पसंद करोगी? सिंड्रेला ने विनम्रता से हाँ कहा। राजकुमार और सिंड्रेला ने उत्सुकता से देख रहे आमंत्रितों के बीच नृत्य करना शुरू किया। सिंड्रेला संगीत और नृत्य से इतनी प्रभावित हो गई, उसे लगा मानो महल में वो और राजकुमार है, बस दोनों ही। वे दोनों देर रात तक नृत्य करते रहे। सिंड्रेला को पता ही नहीं चला कि कितना वक्त गुजर गया है। अचानक उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। आधी रात हो चुकी थी।
उसी समय सिंड्रेला को परी की चेतावनी याद आ गई। जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं तुम घर चली आना, क्योंकि उसके बाद तुम पहले जैसी हो जाओगी। हड़बड़ाकर उसने राजकुमार को वहीं छोड़ा और वो भागने लगी। जब वो महल की सीढ़ियां उतर रही थी, उसका एक जूता वहीं छूट गया और उसके पास उसे लेने का समय भी नहीं था। जैसे ही वो बाहर पहुंची, घड़ी में 12 बज चुके थे और फिर से सब कुछ वैसा हो गया जैसे पहले था। जब राजकुमार उसके पीछे भागा, उसे वो जूता सीढ़ियों पर मिला। पता करो ये जूता किसका है, फिर चाहे इसके लिए राज्य की सारी लड़कियों को आपको मिलना पड़े, उसे ढूंढ कर लाओ। सिंड्रेला हाफती हुई घर पहुंची और सीधे अटारी पर गई। वो राजकुमार के साथ बिताए समय को सोचने लगी। उसे पता था कि उसके पास कोई मौका नहीं था, पर फिर भी उसे राजकुमार से प्यार हो गया। राजकुमार के लिए उस लड़की को खोजना असंभव था और अगर वो खोज भी लेता तो पहचान नहीं पाता। राजकुमार के आदमी राज्य के घर घर जाकर उस जूते के मालकिन को खोजने लगे, पर जूता किसी भी लड़की के पैर में फिट नहीं हुआ। अंत में राजकुमार के आदमी सिंड्रेला के घर पहुंचे। सिंड्रेला राजकुमार की गाड़ी को घर के सामने देखकर बहुत खुश हो गई। जैसे ही सिंड्रेला कमरे के बाहर जाने लगी, उसकी सौतेली माँ दरवाजे पर दिखाई दी। तू कहाँ चल दी? तुम भी जूता पहनने की कोशिश करना चाहती हो? व्यंग्यात्मक हंसी के साथ सौतेली माँ ने अटारी का दरवाजा बंद कर दिया। नहीं, कृपा करके दरवाजा खोलो, कृपा करके प्लीज। कितनी दयनीय बात है। राजकुमार और तुम में क्या समानता होगी भला? आदमी ने पहले पतली बहन को जूता पहनाया, पर वो उसके पैर के लिए बहुत छोटा था। देखो मेरे पैर में कितने अच्छी तरह से बैठ गया। फिर मोटी बहन ने कोशिश की, पर जूता उसके पैर में जा ही नहीं रहा था। शायद हमने दूसरे पैर में कोशिश की होती। उन्होंने कोशिश तो बहुत की, पर नाकाम रहे। सिंड्रेला ने खिड़की की तरफ दौड़ने की आखिरी कोशिश की, पर खिड़की बहुत ऊपर थी। वो रोने लगी। उसे रोता देख उसके चूहे दोस्त उसके पास आए। मेरी सौतेली माँ ने मुझे बंद कर रखा है, चाबी उसी के पास होगी। चूहा दरवाजे के नीचे से फिसलकर बाहर आया। सौतेली माँ दरवाजे पर राजकुमार के आदमियों के साथ खड़ी थी। आप कल क्यों नहीं आते? आज वो बहुत थकी हुई है और पैरों में सूजन है। चूहे ने सौतेली माँ के स्कर्ट पर कूदकर चाबी निकाली और ऊपर की ओर दौड़ा। उसने चाबी दरवाजे के नीचे से अंदर सरकाई। चाबी देखकर सिंड्रेला बहुत खुश हुई। दरवाजा खोलकर वो जल्दी से नीचे की तरफ भागी। अरे तुम बाहर कैसे निकल आई? कृपया रुकिए, जाइए मत, मुझे भी जूता पहनना है। सौतेली माँ और बहनें ये सुनकर जोर से हंसने लगी। शांत हो जाओ, ये राजकुमार का हुक्म है कि राज्य की सारी लड़कियों ने कोशिश करनी चाहिए। जब सिंड्रेला ने जूता पहना, सबको आश्चर्य हुआ, क्योंकि जूता उसके पैर में अच्छे से फिट हुआ। सुंदर युवती, क्या ये बूट तुम्हारा है? सिंड्रेला ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। कृपया हमारे साथ महल चलें। सिंड्रेला उनके साथ महल में गई। उन्होंने उसे राजकुमार के सामने पेश किया। जैसे ही राजकुमार ने सिंड्रेला की आंखों में देखा, वो जान गया कि उस रात उसने उसी के साथ नृत्य किया था। उसने सिंड्रेला का हाथ थामा। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी?
खुशी के आंसू भरे आंखों से उसने राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार किया। उन्होंने शादी की और खुशी से जीवन बिताने लगे। एक समय की बात है, एक गरीब विधवा औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा जैक काम नहीं करता था क्योंकि वो बहुत आलसी था। इसी वजह से उनके पास पैसे नहीं थे। माँ, खाने को कुछ है? मुझे भूख लगी है। दिन गुजरते गए, वो लोग और गरीब हो गए। एक वक्त आया जब उन्हें अपनी गाय मिल्क वाइट बेचनी पड़ी क्योंकि वो उसे खिला नहीं पा रहे थे। जैक के माँ ने उससे कहा कि गाय को बाजार ले जाकर सबसे अच्छे दाम में बेचना, शायद फिर वो खाने के लिए कुछ खरीद पाते। बाजार जाते समय जैक को एक अजीब दिखने वाला बूढ़ा मिला। उस बूढ़े आदमी ने गाय की तरफ देखा और जैक से कहा, हेलो मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे तुम्हारी गाय दोगे तो मैं इसके बदले में तुम्हें काफी कीमती चीज दूंगा। जैक ये सुनकर काफी खुश हुआ। बूढ़े आदमी ने 5 बीन्स अपनी जेब से निकाले। बीन्स? पर ये जादुई बीन्स है। जैक को उस पर पहले तो विश्वास नहीं हुआ, पर वो बूढ़े इंसान ने कहा, सुनो मेरे बच्चे, तुम एक अच्छे और तेज लड़के हो, ये जादुई बीन्स ले लो, तुम्हें अफसोस नहीं होगा, मुझ पर यकीन करो। जैक ने उस पर विश्वास किया और उस जादुई बीन के बदले अपनी गाय मिल्क वाइट उसे दे दी। अपने काम से खुश होकर जैक घर की तरफ दौड़ा। माँ, देखो मैं क्या लाया हूँ। जैक को इतना खुश देखकर उसकी माँ को ये लगा कि वो गाय को बहुत ही अच्छे दाम में बेचकर आया है। जब जैक ने अपनी माँ को जादुई बीन्स दिखाई तो वो नाराज हुई। उसने उस जादुई बीन्स को गार्डन में फेंक दिया और जैक को अपने कमरे में जाने के लिए कहा। तुम अपने कमरे में ही रहोगे जब तक मैं तुम्हें बाहर आने के लिए नहीं कहती। आज तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा। सुबह जैक ने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो वो हैरान हो गया। उसके कमरे की खिड़की से उसने देखा कि एक पौधा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये ना तो कोई साधारण पेड़ था, ना कोई फूल, ये जादुई बीन का पेड़ था। जैक ने उस विशाल बीन के पेड़ पर छलांग लगाई। उसके टेढ़े मेढ़े पत्तों पर सीढ़ियों की तरह चढ़ने लगा। कुछ देर चढ़ने के बाद उसने अपने आप को एक अजीब जगह पाया। वहाँ सब कुछ बड़ा था। उसने एक फूलों से भरा रास्ता देखा जिसके किनारे पे एक बड़ा सा घर था। जैक घर की तरफ पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। एक विशाल औरत ने अंदर से जवाब दिया। मैं आपसे पूछने वाला था कि आपके पास कुछ खाने को होगा? हाँ है, पर तुम्हें मेरे पति के आने से पहले जाना होगा यहाँ से। मेरे पति को छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं, वो उन्हें खा जाते हैं। जैक बहुत डरा हुआ था पर उतना ही भूखा भी था। जैसे ही वो कुछ खाने के लिए टेबल पर बैठा, उसने सुना कि कोई गहरी आवाज में बाहर बात कर रहा था। मुझे बच्चे की खुशबू
आरी है, कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा, मैं उनको ढूंढ के ही रहूंगा। उस औरत ने जैक को आवाज दी, अभी के अभी ओवन में जाकर छुप जाओ बच्चे। जैक ओवन में जाकर छिप गया। वो राक्षस किचन में जाकर सूंघने लगा। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। क्या कह रहे हो जी? शायद आपको उस मीट की खुशबू आ रही है जो मैंने कल बिल्ली को खिलाया था। खाना हो जाने पर वो राक्षस अपने सोने के सिक्के गिनने लगा। कुछ देर बाद वो गिनते गिनते थक गया और सो गया। जैक ओवन से बाहर आया और उसने सोने के बैग को लिया। उसने बैग को बीन के पेड़ के नीचे फेंका और वो पेड़ से नीचे उतरने लगा। उसने सोने से भरे बैग को उठाया और घर के अंदर दौड़ता हुआ गया। जैक की माँ ने सोने को देखा तो वो बहुत खुश हुई। उस दिन के बाद वो कभी गरीब नहीं रहे। लेकिन कुछ महीनों बाद जो कुछ भी सोने का उनके पास था वो खत्म हो गया। जब और कोई रास्ता नहीं था, जैक फिर से बीन के पेड़ पर चढ़कर उस राक्षस के घर पहुंचा। पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तब हमारा एक सोने का बैग चोरी हो गया था। पर फिर भी उसने जैक को प्यार से अंदर बुलाया। थोड़ी देर में राक्षस घर पहुंचा। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है, कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा, मैं उनको ढूंढ के ही रहूंगा। राक्षस की आवाज सुनते ही जैक ओवन में जाकर छुप गया। खाना हो जाने पर राक्षस ने अपनी पत्नी को मुर्गी लाने के लिए कहा। जब पत्नी मुर्गी लाई, उसने उस मुर्गी को अंडा देने को कहा। जैक को ये देखकर ताज्जुब हुआ कि उस मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। और जब राक्षस सो गया, जैक ओवन के बाहर आया और उसने मुर्गी को उठाया और नीचे की तरफ दौड़ा। सोने के अंडों की वजह से जैक और उसकी माँ फिर से अमीर हो गए थे। पर कुछ समय बाद जैक ने फिर से अपना लक ट्राई करने की सोची और वो बीन के पेड़ पर चढ़ गया। इस बार वो राक्षस के घर में छुप के घुस गया, उसकी पत्नी से छुपते हुए, और बड़े से कॉपर के पॉट में जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद राक्षस आया। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है, कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा, मैं उनको ढूंढ के ही रहूंगा। इस बार राक्षस की बीवी ने जैक को पकड़वाने का तय किया। अगर कोई बच्चा है तो शायद ओवन में होगा। जैक कहीं और छुपा था। राक्षस और उसकी पत्नी ने सारा घर छान लिया, पर उन्हें बच्चा नहीं मिला। खाने के बाद राक्षस ने सोने की वीणा टेबल पर रखी और उसे बजाने का आदेश दिया। वीणा बजने लगी और राक्षस सो गया। इस बार जैक को ये वीणा किसी भी कीमत पर हासिल करनी थी, इसलिए वो राक्षस के घुटनों से चढ़ता हुआ टेबल पर पहुंचा।
पर कुछ ऐसा हुआ जो वो सोच भी नहीं सकता था। वीना चिल्लाई। जैक ने वीना को अपने पीठ पर लेकर टेबल से छलांग लगाई। राक्षस उठ गया और जैक के पीछे दौड़ा। जैक बीन के पेड़ से तेजी से उतरने लगा और राक्षस उसके पीछे। जब वो घर पहुंचा, जैक ने अपनी माँ को बुलाया। माँ, जल्दी, और आरी भी साथ लाना। उन्होंने बीन के पेड़ को काटना शुरू किया। आखिर उन्होंने बीन के पेड़ को काट दिया और राक्षस जोरों से नीचे जमीन पर गिर गया। वो दोनों राक्षस से सुरक्षित थे। हे भगवान, हम सुरक्षित हैं। वो लोग ठीक थे, पर जैक को अपनी हरकत पर काफी पछतावा हो रहा था। वो अपनी लालच की वजह से आज जान खो बैठता। उसने अपनी माँ को वादा किया कि वो कभी भी चोरी नहीं करेगा और वो कल से बहुत मेहनत करेगा। उस दिन के बाद जैक और उसकी माँ कभी भी गरीब नहीं रहे। हाँ, उनके पास सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी मदद के लिए, पर जैक ने भी काम करना नहीं छोड़ा।